नमस्कार साथियों, वेलकम टू प्रबल एग्रो स्टडी। दोस्तों आप सभी का प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ लेके आया हूं। ये वीडियो सभी छात्रों के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के 6 सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। डेयरी प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी की ये वीडियो है दोस्तों। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने हर एक प्रश्न को काफ़ी इंपॉर्टेंट इस वीडियो में रखा है दोस्तों, तो आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं दोस्तों। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको काफ़ी स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज़ के क्विज आपको मिल जाएंगे लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सबसे उत्तम क्वालिटी का छेना होता है दोस्तों, तो कौन सा होता है दोस्तों सबसे उत्तम क्वालिटी का छेना? सबसे उत्तम क्वालिटी का छेना गाय के दूध का होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है दोस्तों। कौन सा होता है? गाय के दूध का छेना सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैंस के दूध से लगभग कितने प्रतिशत खोआ तैयार होता है दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि भैंस के दूध से लगभग कितने प्रतिशत तक खोआ तैयार हो जाता है, कितने प्रतिशत खोआ हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों 20 से 30%, यानी जितना दूध होता है उसका हमें 20 से 30% खोआ प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध से लगभग कितने प्रतिशत खोआ प्राप्त होता है? दोस्तों गाय के दूध से 18 से 21% खोआ प्राप्त होता है। दोस्तों यदि आपसे प्रश्न में ये पूछा जाए कि ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है कि भैंस के 1 लीटर दूध से कितना खोआ प्राप्त होता है, तो दोस्तों जो मानक है, इसका जो माना गया है वो 250 ग्राम है दोस्तों। लगभग इसको 250 ग्राम माना गया है। ठीक है दोस्तों, 1 लीटर दूध से। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो ही गया है, गाय के दूध से लगभग 18 से 21% प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयरन या लोहे की मात्रा कौन से दुग्ध पदार्थ में होती है? दोस्तों आयरन को ही लोहे बोलते हैं, और इसी को फेरस से भी आपसे पूछ सकता है, Fe बोलते हैं, फेरस भी आयरन को ही बोलते हैं। तो ये जो है वो कौन से दुग्ध पदार्थ में पाया जाता है? दूध से बनाया जाने वाला कौन सा पदार्थ है? वो दोस्तों खोआ है, जिसमें आयरन पाया जाता है। एकमात्र पदार्थ है खोआ। दोस्तों खोआ में क्यों पाया जाता है दोस्तों? क्योंकि हम जो खोआ तैयार करते हैं वो लोहे की करैया में बनाते हैं, लोहे की बर्तन में बनाते हैं, लोहे की वो होती है कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, जिससे कि इसमें आयरन का कुछ तत्व इसमें पहुंच जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइसक्रीम को उद्योग के रूप में बड़े पैमाने पर सर्वप्रथम किसने बनाया दोस्तों? तो आइसक्रीम को उद्योग के रूप में बड़े पैमाने पर सर्वप्रथम जैकब फेजल ने बनाया था। कब बनाया था दोस्तों? तो 1857 ईस्वी में बनाया था दोस्तों आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। यदि दोस्तों आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर मुझे कभी भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे वहाँ मैसेज करके पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग के रूप में आइसक्रीम सर्वप्रथम कौन से देश में बनाई गई? तो दोस्तों उद्योग के रूप में जो आइसक्रीम सर्वप्रथम बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी दोस्तों? अमेरिका में बनाई गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? ये तो हम पढ़ चुके हैं, सर्वप्रथम बनाई गई थी जैकब फैसल के द्वारा। कहाँ? ये दोस्तों अमेरिका में सर्वप्रथम बनाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कौन सी आइसक्रीम काफ़ी मात्रा में बनाई जाती है? दोस्तों जो भारत में काफ़ी मात्रा में सर्वप्रथम, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में बनाई जाने वाली आइसक्रीम है, वो कौन सी आइसक्रीम है दोस्तों? वो साधारण आइसक्रीम है दोस्तों। कौन सी है? साधारण आइसक्रीम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साधारण आइसक्रीम में वसा की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? तो जो साधारण आइसक्रीम होती है उसमें जो वसा की मात्रा होती है वो लगभग होती है दोस्तों 8 से 22%। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आइसक्रीम में वसा की मात्रा बताइए या दही में प्रोटीन की मात्रा बताइए, तो ये क्वेश्चन मैंने आगे आपके लिए रखे हैं,
सारे क्वेश्चन, तो एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है दोस्तों, तो आपको स्किप नहीं करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घरों में बनाई जाने वाली आइसक्रीम में वसा की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? जो आमतौर पर हम जो आइसक्रीम घरों पर अपने घर पर बनाते हैं या आमतौर पर घर पर बनाई जाती है वो आइसक्रीम होती है, उसमें कितने प्रतिशत वसा होती है? वो 10 से 14%, 10 to 14% इसमें वसा पाई जाती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक आइसक्रीम में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों पूछा गया है यहाँ पर कि व्यापारिक आइसक्रीम में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है, तो दोस्तों 10 से 12% इसमें औसत वसा की मात्रा होती है व्यापारिक आइसक्रीम में। दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो है आपका, लगभग एक ही पार्ट है इसका, 2 पार्ट में लेके नहीं आऊँगा, एक ही पार्ट है, तो ये वीडियो आपको थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 15-20 मिनट का हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये एक ही वीडियो में मैंने आपको सारे प्रश्न लगभग करवाए हैं, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे प्रश्न। व्यापारिक आइसक्रीम का SNF कितना होता है दोस्तों? तो व्यापारिक आइसक्रीम का जो SNF होता है वो 9 से 12% होता है। कितना होता है? 9 से 12% इसका SNF होता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यापारिक आइसक्रीम में चीनी की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों व्यापारिक आइसक्रीम जो होती है उसमें चीनी की मात्रा 13 से 15% होती है। SNF कितना होता है व्यापारिक आइसक्रीम में? 9 से 12% होता है, और चीनी की मात्रा 13 से 15%। ये दोस्तों आप इसको नोट करते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको क्या, आप रिवीजन करके जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे दोस्तों। मेरा उद्देश्य एक ही है दोस्तों कि आप लोगों तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुँचे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस पहुँचे, और आप लोग अच्छे से अच्छा अपनी परीक्षा में, अपने पेपर में अच्छा से अच्छा करके आओ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, संपूर्ण दूध से बनाए गए दुग्ध चूर्ण में वसा की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों 27.5% होती है। कितनी होती है? संपूर्ण दूध से बनाए गए दुग्ध चूर्ण में वसा की मात्रा 27.5% होती है दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 27.5%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संपूर्ण दूध से तैयार दुग्ध चूर्ण में कुल ठोस की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों यहाँ ये पूछा गया है कि संपूर्ण दूध को दोस्तों हम इंग्लिश में होल मिल्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? यदि इंग्लिश मीडियम से हैं आप या आगे चल के आप MSc करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, डेयरी साइंस से करें, होल मिल्क बोलते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आना चाहिए दोस्तों। तो संपूर्ण दूध से तैयार दुग्ध चूर्ण में कुल ठोस की मात्रा 98 यानी 98% होती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध चूर्ण में नमी की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों दुग्ध चूर्ण में नमी की मात्रा होती है वो 2 से 3% होती है। कितनी होती है दोस्तों? दुग्ध चूर्ण में नमी को ही हम जल बोल सकते हैं दोस्तों, एक प्रकार का जल ही होता है। नमी को मॉइस्चराइज बोलते हैं, मॉइस्चर बोलते हैं, इसको हम मॉइस्चर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। कितनी होती है? 2 से 3% होती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट पर बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करो दोस्तों, ठीक है। आपको भविष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज़ इस पर देखने को मिलेंगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपको वीडियोज़ मिलेंगी जो एग्रीकल्चर आपके कंपटीशन में आता है, ठीक है। दुग्ध चूर्ण बनाने की औद्योगिक विधि कौन सी है दोस्तों? तो दुग्ध चूर्ण बनाने की जो औद्योगिक विधि है वो फुहार विधि है, इसी को हम शुष्कन विधि भी बोलते हैं दोस्तों। कौन सी है? फुहार विधि है, इसी को हम शुष्कन विधि भी बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूध का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक को ही हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं दोस्तों। तो दूध का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वो -0.547 टू -0.549 होता है, ठीक है। 547 से 549 होता है दूध का हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। सारे महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, कोई भी नहीं है बेकार प्रश्न इसमें। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों जो श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि श्वेत क्रांति का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है वर्गीस कुरियन को, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, किसको कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को कहा जाता है।
ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड भी श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। दूध में औसतन लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों दूध में जो लैक्टोज पाया जाता है कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 4.5% पाया जाता है। ठीक है, 4.5% पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्यम क्रीम में वसा की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों मध्यम क्रीम में वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? दोस्तों ये क्रीम काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। मध्यम क्रीम में, पतली क्रीम में, गाढ़ी क्रीम में किस में कितनी पाई जाती है? तो जो मध्यम क्रीम है उसमें 25 से 45% पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, 25 से 45% पाई जाती है, याद रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है? दोस्तों पूछा गया है कि दूध में वसा होती है वो किस रूप में पाई जाती है? दोस्तों पायस यानी इमल्सन बोल सकते हैं इसको, इसी को पायस बोलते हैं, इमल्सन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है। तो पायस या इमल्सन के रूप में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं इस एक ही वीडियो में आपको सारे प्रश्न लगभग करवा रहा हूं, बहुत सारे प्रश्न करवा रहा हूं। ठीक है, लगभग आपको 60 से ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलेंगे, 60 से ज़्यादा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संघनित दूध कंडेंस्ड मिल्क क्या है दोस्तों? तो संघनित दूध ताजे दूध में आंशिक या पूर्ण बाष्पीकरण द्वारा तैयार दुग्ध पदार्थ होता है, उसी को हम संघनित दूध कहते हैं। ताजे दूध के आंशिक या पूर्ण बाष्पीकरण, ताजे दूध का बाष्पीकरण या आंशिक बाष्पीकरण करने को ही हम बोलते हैं संघनित दूध। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संघनित दूध का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों संघनित दूध का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों गेल बॉल्डन को। ठीक है, आपको याद रखना है, गेल बॉल्डन को कहा जाता है संघनित दूध का पिता। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घी में वसा की प्रतिशत मात्रा बताइए। तो दोस्तों घी में वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो वो 99 से 99.5% होती है। कितनी होती है दोस्तों? 99 से 99.5% होती है। घी में नमी या जल की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? घी में नमी या जल की मात्रा 0.5 से 1.0%, 0.5 से 1.0% होती है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाय के घी का रंग पीला होता है दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये तो दोस्तों आपके वो क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, जॉब के पेपर में पूछा गया था ये। तो किसके कारण होता है? गाय के घी का, घी या दूध कुछ भी बोल सकते हैं, घी का भी इसी के कारण होता है, कैरोटीन के कारण। और गाय के दूध का भी रंग जो होता है वो उसका पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। आपने कभी गाय का दूध या घी देखा हो तो वो भैंस के दूध की अपेक्षा हल्का पीला होता है, तो वो कैरोटीन होता है। कैरोटीन क्या होता है दोस्तों? ये विटामिन ए का एक तत्व है। ठीक है, विटामिन ए होता है, ये विटामिन ए का तत्व है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घी में नवीनीकरण क्या है? दोस्तों घी में नवीनीकरण क्या होता है दोस्तों? नवीनीकरण जब दोस्तों काफ़ी दिनों तक हमारा घी होता है, जो हमारे घरों में रखा रहता है काफ़ी दिनों तक, तो वो कुछ ख़राब हो जाता है घी, तो उसमें दुर्गंध आने लगती है हल्की सी। ठीक है, तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसका नवीनीकरण किया जाता है दोस्तों। तो ख़राब घी में सुगंध व उचित रंग देना, उसका रंग भी ख़राब हो जाता है, काफ़ी दिनों तक ऐसे रखा रहता है घी, उसको नवीनीकरण करना है, तो ख़राब घी को सुगंध व उचित रंग देना। दोस्तों नवीनीकरण को के लिए कई पदार्थ यूज़ किए जाते हैं, जैसे कई लोग इलायची का प्रयोग करते हैं, उसको हल्का सा गर्म करते हैं, उसमें इलायची डाल के घी में, ठीक है, घी में इलायची डाल के गर्म करते हैं। कुछ लोग तुलसी पत्र का भी इस्तेमाल करते हैं, तो अलग अलग नियम है अपने अपने। दूध से तैयार कौन से पदार्थ में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों? तो दूध से तैयार या ऐसा कौन सा दुग्ध पदार्थ है जो दूध से बनाया जाता है उसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है? तो दोस्तों पनीर ऐसा एकमात्र पदार्थ है जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ढाका व सूरती पनीर में वसा की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है, ये डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपसे पनीर का पूछा जाता है, पनीर के भी 2-3 प्रकार होते हैं, ढाका पनीर होता है, चेडर पनीर होता है, ये 2-3 प्रकार काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये मैंने क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, तो 35 से 45% होती है ढाका
व सूरती पनीर में वसा की मात्रा। ठीक है, ये मैंने दोनों साथ में इसलिए रख दिए हैं कि आपको अलग से याद ना करने पड़े। ढाका व सूरती में बराबर होता है 35 से 45% होती है। ठीक है, फैट की मात्रा यानी वसा। ढाका व सूरती पनीर में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? तो 20 से 25% जो होती है वो पाई जाती है ढाका व सूरती पनीर में प्रोटीन। ढाका व सूरती एक ही प्रकार की पनीर है लगभग। ठीक है, इसमें भी देखिए 25 से 45% इसमें वसा पाई जाती है और 20 से 25% इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पनीर में कितने प्रतिशत नमी पाई जाती है दोस्तों? तो पनीर में जो नमी पाई जाती है वो पाई जाती है दोस्तों 30 से 42%, 30 to 42%, 30 से 42% पाई जाती है नमी पनीर में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंडल पनीर में वसा की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों देखिए, ये सब पनीर के जितने भी प्रकार हैं इनसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसमें वसा कितनी होती है, प्रोटीन कितनी होती है, तो ये सब आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो बंडल पनीर में वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 50 से 65% पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, कितनी पाई जाती है? 50 से 65% पाई जाती है, याद रखना है। और इसमें प्रोटीन कितनी पाई जाती है मैंने अलग से मेंशन कर रखा है यहाँ पे। तो 10 से 15% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। किसमें दोस्तों? बंडल पनीर की बात कर रहा हूँ मैं। बढ़ता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पनीर बनाने के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है ढाका पनीर, दूसरा प्रकार है सूरती पनीर, तीसरा प्रकार है बंडल पनीर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पनीर में को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों पनीर को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है मृदुल पनीर, दूसरा है कठोर पनीर। ठीक है, कितने भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों? 2 भागों में। पहला मृदुल पनीर है, दूसरा कठोर पनीर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मृदुल पनीर थोड़ा सॉफ्ट होता है और कठोर पनीर थोड़ा वैसे टाइट सा होता है। मृदुल पनीर के प्रमुख उदाहरण दीजिए। जैसे दोस्तों मृदुल पनीर, ये आपके उदाहरण भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। कठोर पनीर के बाद मृदुल पनीर के बताइए कौन सा उदाहरण कठोर पनीर का है, कौन सा उदाहरण मृदुल पनीर का है। दोस्तों जो मृदुल पनीर के हैं कॉम्बर्ट, ठीक है, कॉम्बर्ट है, कॉटेज है, ये किसके उदाहरण हैं? ये मृदुल पनीर के प्रमुख उदाहरण हैं। कॉम्बर्ट, ये कॉम्बर्ट और कॉटेज। ठीक है, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ये मृदुल पनीर के उदाहरण हैं। कठोर पनीर के उदाहरण कौन से हैं? स्विस, चेडार, ब्रेक आदि। कितना हो जाएगा दोस्तों? स्विस, चेडार, ब्रेक आदि। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके कठोर पनीर के प्रमुख उदाहरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गर्मियों के दिनों में शरीर की गर्मी शांत करने के लिए कौन सा दुग्ध पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं दोस्तों? जब दोस्तों काफ़ी गर्मी पड़ने लगती है, मतलब मन भी कुछ करने का नहीं लगता है, अलग सा सिर में दर्द होने लगता है गर्मी से, तो किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो दही काफ़ी ठंडा होता है दोस्तों, ठंडक प्रदान करता है हमें गर्मियों में, तो दही का प्रयोग हम करते हैं। हमें एनर्जेटिक फील कराता है, एनर्जी देता है। दही जमाने के लिए उपयुक्त तापक्रम क्या है दोस्तों? तो 21 से 22 डिग्री सेल्सियस। दही जमाने के लिए उपयुक्त तापक्रम कितना है? 21 से 22 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। यदि दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि किण्वन क्रिया के लिए उचित तापक्रम क्या है, दोस्तों दही जमाना ही जमना एक किण्वन क्रिया का उदाहरण है, ये आपको पता होना चाहिए। किसका है? किण्वन क्रिया है एक, इसको इंग्लिश में हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी उचित तापक्रम जो है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, उचित तापक्रम है वो 21 से 22 डिग्री सेल्सियस ही होता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दही जमाने हेतु दूध को निर्जमीकरण, स्टेरिलाइजेशन कितने ताप पर किया जाता है? तो दोस्तों ये 70 से 75 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। कितने पर किया जाता है दोस्तों? तो ये आपका 70 से 75 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। दही जमाने हेतु दूध को स्टेरिलाइज्ड किया जाता है, निर्जमीकरण किया जाता है कितने ताप पर? 70 से 75 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक करते हैं दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जितने भी मैंने लिखे हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग प्रबल एग्रो स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो इसको लाइक ज़रूर कर दो दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, तब तक आप वीडियो को लाइक ठोक दो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही जमाने हेतु दूध में जामन की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए? दोस्तों कितनी मात्रा हमें जामन का मतलब होता है दोस्तों, आपने डेफिनेशन पढ़ी हो कि दूध में मिलाने वाली वह मात्रा जो हम दही जमाने के लिए मिलाते हैं। ठीक है, दही मिलाने के लिए कुछ भी मट्ठा वगैरह हो या
दही वगैरह हो, जो भी होता है वो हम दही जमाने के लिए उपयोग करते हैं, उसी को हम जामन बोलते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि जामन क्या है, तो जो जिसका हम उपयोग, ये बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो जामन ये होता है, पता होना चाहिए आपको। तो 0.5 से यानी 0.5 से 1.5% तक इसकी उचित मात्रा होती है, हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे ज़्यादा दही का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा दही उत्पादन होता है तो दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कहाँ होता है? तो वो भी हमारे उत्तर प्रदेश में ही होता है। सबसे ज़्यादा खोआ का उत्पादन कहाँ होता है? वो भी उत्तर प्रदेश में ही होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा बैक्टीरिया दही जमाने के लिए जिम्मेदार होता है? दोस्तों भाई, कौन सा बैक्टीरिया है जो दही जमाने में अपना योगदान देता है या दही जमाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस व लैक्टोबैसिलस, ये आपको याद रखना है, ये बैक्टीरिया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दही का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? दही का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो 4.5 से 5.5 दही का पीएच मान होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दही का पीएच मान 4.5 से 5.5 होता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है वो 1 जून को मनाया जाता है, यानी 1 जून को हम विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं, ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? दोस्तों दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कोलाइड के रूप में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। किस रूप में पाई जाती है दूध में प्रोटीन? कोलाइड के रूप में पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानवीकृत दूध यानी स्टैंडर्ड मिल्क में कुल विलेय ठोस यानी एसएनएफ की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों 8.5 यानी 8.5 होती है। मानवीकृत दूध स्टैंडर्ड मिल्क में कुल ठोस विलेय की मात्रा एसएनएफ की मात्रा कितनी होती है? 8.5 होती है। और इसमें फैट कितना होता है? इसमें 4.5 होता है, यानी 4.5%। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोंड मिल्क में वसा प्रतिशत है? दोस्तों टोंड मिल्क में जो वसा प्रतिशत है वो 3% है। कितना है दोस्तों? 3% है, आपको याद रखना है दोस्तों। ये टोंड मिल्क से भी आपका प्रश्न बनता है दोस्तों, ठीक है। तो एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, मैं शुरू से आपको बोलते आ रहा हूँ, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और इसमें एसएनएफ कितना होता है दोस्तों? टोंड मिल्क में 3% होता है आपका वसा, और एसएनएफ कितना होता है? 8.5 इसका एसएनएफ होता है टोंड मिल्क का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डबल टोंड मिल्क में वसा प्रतिशत होता है? दोस्तों डबल टोंड मिल्क में, जो टोंड मिल्क में था 3, तो इसका आधा कर दीजिए तो 1.5% इसका हो जाएगा वसा। एसएनएफ इसमें 0.5 बढ़ जाएगा, यानी 9.0 हो जाएगा। डबल टोंड मिल्क हो गया ये, और डबल टोंड मिल्क हो गया ये, ठीक है, दोनों आपके हो गए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात कीजिए। दोस्तों दूध का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? ठीक है, तो किससे ज्ञात किया जाता है दोस्तों दूध का अपेक्षित घनत्व? तो लैक्टोमीटर से हम ज्ञात करते हैं दूध का अपेक्षित घनत्व, ठीक है। यहाँ पे अपेक्षित घनत्व पूछा गया है कि क्या अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात करते हैं? तो लैक्टोमीटर से ज्ञात करते हैं। लैक्टोमीटर एक प्रकार का उपकरण है दोस्तों। दही में वसा की मात्रा होती है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। दही में वसा की मात्रा जो होती है वो 5 से 8% होती है। कितनी होती है? 5 से 8% होती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड वही है जो आपको बताया था, वाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति, तो वही आपका ये ऑपरेशन फ्लड है, ठीक है। श्वेत क्रांति को ही हम ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, आपको याद रखना है। और श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, काफ़ी महत्वपूर्ण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI में है दोस्तों, करनाल हरियाणा में है, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। कहाँ है? करनाल हरियाणा में है ये NDRI, ठीक है, करनाल हरियाणा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रीम का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? जो क्रीम का अपेक्षित घनत्व होता है वो 0.93% होता है, ये आपको याद रखना है। कितना होता है? 0.93% होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूध में पाश्चराइजेशन कितने ताप पर व कितने समय तक किया जाता है? दोस्तों दूध में जो पाश्चराइजेशन किया जाता है वो 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए किया जाता है। दोस्तों यदि आप इसकी PDF मुझसे चाहते हैं तो आप
देखिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको कमेंट में उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा टेलीग्राम का लिंक। और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ आप मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर देना, तो वहाँ से मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। पीडीएफ, इसका फुल पीडीएफ चाहिए अगर आपको तो, ठीक है। यदि पीडीएफ नहीं चाहिए तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप आराम से पढ़िए इससे। प्लास्टिक क्रीम में वसा की कितनी मात्रा होती है दोस्तों? तो प्लास्टिक क्रीम में जो वसा की मात्रा होती है वो 60 to 80% होती है दोस्तों, ठीक है। कितनी होती है दोस्तों? ये क्रीम आपको काफ़ी याद रखनी है कि किस क्रीम में कितनी होती है। तो प्लास्टिक क्रीम में 60 to 80% होती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दही जमाने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? दोस्तों दही जमाने के लिए जो उपयुक्त तापमान होना चाहिए वो 21 से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 21 से 22 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन हो चुका है वैसे। दूध में अम्लीय परीक्षण किया जाता है, तो दूध में जो अम्लीय परीक्षण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? NaOH दोस्तों, इसी को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं NaOH को। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे अधिक वसा किस प्रकार के पनीर में पाई जाती है? दोस्तों पूछा गया है कि सबसे अधिक वसा यानी फैट पाई जाती है, सबसे अधिक फैट किस पनीर में पाई जाती है? तो वो चेडडार पनीर है, आपको याद रखना है क्या है दोस्तों? चेडडार पनीर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खोआ में वसा की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? खोआ में वसा की मात्रा कितनी होती है? गाय के खोआ में होती है 75 गाय के खोआ में होती है 25.75, ठीक है। और भैंस के खोआ में लगभग 37% के समथिंग होती है। कितनी होती है? 37% के समथिंग होती है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाय के दूध से बने छेना में जलवा की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? जलवा वसा की मात्रा कितनी होती है? गाय के दूध से बने छेना में जलवा वसा की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? तो जल की मात्रा होती है 53.38% और वसा की मात्रा 28.80% होती है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। और मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो आपको टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। भविष्य में आपको काफ़ी स्टडी मटेरियल टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिलता रहेगा। बहुत से क्विज मैं करवाता हूँ प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर, तो आप लोग टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।